Good afternoon, students. So today we will going to start our next chapter, chapter number 2 of Indian economy, 1950 to 1990. So 5 year plans in India, goals and achievements. Okay, actually students हम जो है ना अपनी इकोनॉमी को दो क्राइटेरिया में बांटते हैं. एक तो 1950 से 1990 का पीरियड और एक 1991 से आगे का पीरियड. ओके, तो जो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग 1950 से 1990 का जो पीरियड है उसमें क्या किया गया, क्या हमारी इकोनॉमी में क्या क्या काम किए गए, किस किस तरह की प्लानिंग की गई. ओके, कैसे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या फंक्शंस हुए, तो वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. So students, actually जो है actually you know that कि on 15th August 1947 India woke to a new dawn of freedom. ओके, सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ था, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे. एंड फाइनली वी वर मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी आफ्टर सम 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल. हमें आज़ादी मिली थी 200 सालों के बाद. Okay, and the job of nation building was now in our own hands. तो और साथ ही आपको ये पता है कि जो हमें उस टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी जो हमें मिली उस टाइम पर, जैसी हमारी इकोनॉमी थी वो क्या थी, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी. देयर इज नो वाइब्रेंट इकोनॉमी, और देयर वाज नो वाइब्रेंट इकोनॉमी, सिर्फ स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी, उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी थी. पूरे ब्रिटिशों ने हमारी सारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर दिया था. ठीक है, हमारे हर एक चीज को, हर एक सेक्टर, चाहे कोई भी सेक्टर लें आप, जैसे अपने पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर लें, चाहे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर लें, चाहे हम अपने फॉरेन ट्रेड की बात करें, तो उन्होंने हर तरीके से हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया. ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस, सारी की सारी चीजें डिस्कस की हैं. सो ऐसी इकोनॉमी जो है वो हमें जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इस तरह की इकोनॉमी हमें मिली. So now क्या हुआ? So the leader of independent India had to decide among other things the type of economic system most suitable for our nation. A system which would promote the welfare of all rather than a few. वो एक ऐसी सिस्टम को, ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के उस टाइप क्या करना चाहते थे हमारे नेशन के अंदर, ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाना चाहते थे जिसके अंदर, जिस सिस्टम के अंदर हम लोग सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं, हम पूरी इकोनॉमी के वेलफेयर की बात कर सके, हम पूरी इकोनॉमी के वेलफेयर के बारे में सोचे, ऐसे सिस्टम को वो एडॉप्ट करना चाहते थे. एंड you know that there are different types of economic system. So हम अभी, मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम. वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हो, शायद आप ने प्लस पिछले पहले भी पढ़ रखा है, +1 में भी, जैसे आपने पढ़ी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ओके, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ये आपने पहले स्टडी की हुई है. तो हम लेकिन आगे अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे. तो जैसे हमें सबको पता है कि हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड अमंग देम सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट. जो हमारे पास ये 3 इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें से जो जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे, उनको सबसे ज्यादा जो अपील कर रही थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, सोशलिज्म जो है, उनको अपील किया उन्होंने, किया उनको. बट हाउएवर ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ द काइंड ऑफ सोशलिज्म एस्टैब्लिश इन द फॉर्मर Soviet Union, where all the means of production, that is all the factories and firms in the country, were owned by the government. लेकिन वो उस तरह का सोशलिस्ट इकोनॉमी को वो के फेवर में नहीं थे, जैसा कि जो हम पहली फॉर्मर सोवियत यूनियन के ने जो अडॉप्ट की हुई थी, जिसके अंदर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे इकोनॉमी के, वो सारे किसके हाथ में थे, गवर्नमेंट के हाथ में थे. चाहे उसमें जितनी भी सभी फैक्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं कंट्री की, सब किसके कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी. ओके, तो वो इस तरह की जो इकोनॉमी को
के फेवर में नहीं थे, बस देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वहां पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं थी. सो इट इज नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिटीजन in the way that it was done in the former Soviet Union. और वो ये सोचते थे कि भी ऐसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे लाइक इंडिया है, एक डेमोक्रेसी है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो जो ओनरशिप पैटर्न है लैंड का या जितनी भी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं सिटीजन की, मतलब उनमें चेंज करें, जैसा कि सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन ने किया कि उन्होंने सब अपने अंडर ले लिया. तो वो इस तरह से ऐसा कुछ भी चेंज जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है और वो ऐसा नहीं कर सकते थे. सो नेहरू and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative to the extreme version of capitalism and socialism. So basically, sympathizing with the socialist outlook, they found the answer in an economic system which in their view, combined the best feature of socialism without its drawbacks. अब उनके लिए सोशलिज्म उनको अपील कर रहा था, लेकिन वो सोशलिज्म भी क्या था, लेकिन वो उसमें यही प्रॉब्लम थी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आकर बुरी फुली आप सोशलिस्ट भी नहीं हो सकते कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर चला जाए. तो वो सभी के सभी, चाहे उसमें जो जवाहरलाल नेहरू जी थे या जितने दूसरे लीडर्स थे या जितने भी न्यू थिंकर्स थे, ओके, उस इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर वो सब के सब एक अल्टरनेट ढूंढ रहे थे कि ऐसा एक सिस्टम अडॉप्ट किया जाए जिसके अंदर ना जो सोशलिज्म की जितनी भी ड्रॉबैक्स हैं उनको एक साइड करके और उसकी जितनी भी उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं उनको अडॉप्ट करके एक सिस्टम को, एक कंबाइंड सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाए. तो उन्होंने एक ऐसा अल्टरनेट जो है ढूंढा. सो इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी with a strong public sector but also with private property and democracy. So the government would plan for the economy with the private sector being encouraged to be a part of the plan effort. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोनों मतलब उन्होंने क्या करा, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी अपनाई जिसके अंदर गवर्नमेंट की ओनरशिप भी थी, साथ ही साथ उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज किया. उन्होंने उसको भी अपना एक हिस्सा बनाया अपनी उसका पॉलिसी का. और द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 and the directive principles of Indian Constitution reflected this outlook. And finally, in 1950, the Planning Commission was set up with the Prime Minister as its chairperson. ये याद रखना, जो प्लानिंग कमीशन उसका जो चेयरपर्सन है वो चाहे कोई भी पीरियड लें आप, तो उसमें जो पीएम जो होते हैं वो ही इकोनॉमिक प्लानिंग का और प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन होते हैं. तो प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में 1950 में सेटअप की गई थी विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन एंड द एरा ऑफ 5-year plans had begun. और वहीं से 5-year प्लान जो है उनकी शुरुआत की गई, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वहां से स्टार्ट की गई. और जैसे उन्होंने इसके अंदर क्या था, जब 1950 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाई तो उन्होंने वहां से करा कि एक लॉन्ग पीरियड जो प्लानिंग की जाए. लॉन्ग पीरियड प्लानिंग के अंदर उन्होंने क्या किया कि 5 ईयर्स के प्लान बनाने शुरू किए. ओके, जिनको हम 5-year प्लान बोलते हैं. तो 5-5 सालों के लिए प्लान बनाए जाते थे जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता था कि जो अगले 5 years हैं, जो 5 years होंगे, उन 5 years में क्या क्या किया जाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कितनी डेवलपमेंट की जाएगी. अपने जो हमारे रिसोर्स हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है ना कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस बट ह्यूमन वॉर्स आर अनलिमिटेड. ये सबको पता है कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और जो हमारे जो ह्यूमन वॉन्ट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. तो उनका मीन यही था कि जो ये लिमिटेड रिसोर्स है उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, कहाँ पर कैसे उनको एलोकेट किया जाए कि क्या किया जा सके, मैक्सिमम वेलफेयर भी किया जा सके और प्रॉफिट भी हो. ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए. तो किस तरीके से उसको के, और साथ ही साथ वो पहले, क्योंकि उस टाइम पर बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी थी, तो वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि जिस चीज की उस टाइम पर प्रायोरिटी है, सबसे पहले किस चीज की प्रायोरिटी है, सबसे पहले किसे डेवलप करने की जरूरत है इकोनॉमी के अंदर, तो वहीं पर रिसोर्सेज को लगाया जाए.
तो इस तरीके से जो प्लानिंग है वो की गई, स्टार्ट की गई और 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए गए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? सो इकोनॉमिक प्लानिंग means utilization of country's resources in different development activities in accordance with national priorities। ठीक है, से प्लानिंग कमीशन। सो अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, जो हमारे कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, स्कर्स होते हैं और जिनके अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं, जो कंट्री के रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, किसके अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटी। ओके, तो ये होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक बोला था, इन द इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948, ये इस बार +2 के पेपर में बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पहला जो है वो कब हुआ था, तो उसमें ईयर पूछा गया, तो ये 1948 ये आंसर था उसका। जो ये एक नंबर का क्वेश्चन कहाँ कब आया था, इस बार के बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पूछा गया था पहला, जो 1948 में था। ओके, सो स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब क्या कहते हैं वो, कि एक तो बात हम पिछली करते हैं कि जैसे अभी आपको बताया जी, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। सो एक चीज हो रहा है, इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम अ रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950। ओके, 1950 अंडर द चेयरपर्सन ऑफ प्रोफेसर महालानोबिस। ओके, तो अब यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट जो नोट करने वाली बात है कि जो प्लानिंग कमीशन, जो ये 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे, प्लानिंग कमीशन है, ये अब क्या हो चुका है, अबॉलिश हो चुका है, ये अब खत्म कर दिया गया है। एंड इन जनवरी 2015 इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। और द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू मेक सच पॉलिसी दैट एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही बता देती हूँ, आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसे कि आपको थोड़ा इजी रहे समझने में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या है। कि जो अभी मैंने आपको बताया कि पहले क्या थे, 5 ईयर प्लान्स थे। ठीक है, प्लानिंग कमीशन द्वारा 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। अब जो ये प्लानिंग कमीशन है, अब ये प्लानिंग कमीशन है, इसको अब क्या कर दिया गया है, इसको अब रिप्लेस करके हमने अब नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग NITI नीति आयोग जो है ये इसमें रिप्लेस हो गया है। नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग बन गया है। अब जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन कब डिसॉल्व हुआ, 17 अगस्त। ओके, 17 अगस्त 2014 में ये अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया। और इसका मेन फंक्शन क्या था प्लानिंग कमीशन का, एक तो 5 ईयर प्लान्स बनाना एंड फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट एंड मिनिस्ट्रीज। स्टेट और मिनिस्ट्रीज को फाइनेंशियल जो फाइनेंस है वो उनके बीच में बांटना। ओके, तो मेन इनके ये फंक्शन थे प्लानिंग कमीशन के। अब क्या हो गया है, अब मैंने आपको बताया, अब नीति आयोग आ गया है। ये जो है ये भी हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नीति आयोग भी। और ये इसकी जो ये कब इसकी फाउंडेशन की गई, 1 जनवरी 2015। ओके, 1 जनवरी 2015 में इसको क्या किया गया, इसकी इसको एस्टैब्लिश किया गया। एंड जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ओके, और इसको हम नीति आयोग को और क्या बोल सकते हैं, थिंक टैंक, थिंक टैंक। ठीक है, एंड फर्स्ट जो और इसमें जो फर्स्ट मीटिंग थी इसकी, वो किसके अंडर हुई, जो हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके उसमें 8 फरवरी 2015 को ये पहली मीटिंग हुई थी इसकी। और इसका मेन फंक्शन क्या था, इसका मेन फंक्शन थे टीम इंडिया हब और सेकंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब मतलब इट डेवलप कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर।
ठीक है। टीम इंडिया हमें एक्चुअली क्या होता था कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी, जो 5 ईयर प्लान थे, 5 ईयर प्लान क्या होते थे, वो टॉप टू बॉटम चलते थे, यानी कि ऊपर ही सारी प्लानिंग बना ली जाती थी सभी स्टेट्स के लिए कि भाई यहाँ यहाँ पर इतना इतना करना है, और फिर उनको आगे दे दिया जाता था। ठीक है। तो अब आपको पता है कि हर एक स्टेट की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो नहीं है कि पूरी कंट्री में हर एक स्टेट की एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं, हर एक स्टेट की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने अपने डेवलपमेंट के तरीके अलग हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, 5 ईयर प्लान में क्या होता था, वहां पर ऊपर से ही डिसाइड कर दिया जाता था कि भाई कहाँ भाई कितना क्या क्या करना है। तो उसमें क्या होता था, किसी के लिए वो सही होते थे प्लानिंग, किसी के लिए नहीं होती थी। तो इसीलिए उसको अबॉलिश करके नीति आयोग बना दिया गया। अब ये क्या है, ये टीम इंडिया हब, यानी कि यहाँ पर ना अब ये नहीं, अब इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी स्टेट और सेंटर होते हैं, स्टेट और सेंटर के जो हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अपने स्टेट से रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ है उनको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद वो कोई डिसीजन लेते हैं कि किस स्टेट के अंदर क्या चीजें की जाएंगी। ओके। तो यहाँ पर दूसरा जो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यानी कि टू इम्प्रूव नीति आयोग। ओके। नॉलेज एंड इनोवेशन हब में टू इम्प्रूव नीति आयोग। सो ये जो है मेन, इसके अंदर जो है दोनों का बीच का मैंने आपको डिफरेंस बताया। नीति आयोग में मैंने बताया, नीति आयोग जो होता है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है, जबकि प्लानिंग कमीशन क्या आती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है। नीति आयोग में क्या होता है, प्लान फॉर्म्ड बाय एडवाइस ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंटर, जबकि प्लानिंग कमीशन में क्या था, प्लान फॉर्म्ड एट सेंट्रल लेवल एंड फॉरवर्ड्स टू स्टेट लेवल। पहले ऊपर ही बना लिए जाते थे, सेंट्रल लेवल के ऊपर प्लान बना लिए जाते थे, और फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता था स्टेट लेवल के ऊपर। लेकिन यहाँ नीति आयोग में क्या है, जो प्लान जो है वो दोनों स्टेट एंड सेंटर, उनके दोनों के एडवाइस पर ही प्लान जो है वो बनाए जाते हैं। ओके। तो ये मेन जो है ये इनके बीच का डिफरेंस है, इसीलिए जो है प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग बनाया गया। क्लियर स्टूडेंट्स? So now in the Indian Constitution, reference to economic and social planning exists in the concurrent list of the 7th schedule. ओके। ये भी आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन जो है बन जाता है। सो नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर या एरियाज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो अब यहाँ पर क्या है, सो इन इंडिया प्लानिंग कवर्स, देखो हमारे जो इंडिया में जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो इकोनॉमिक और सोशल एरियाज, ठीक है, एक्टिविटी के जितने भी इकोनॉमिक और सोशल एरिया सबको वो कवर करती है। सो इंडिया प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फीयर या एरियाज ऑफ एक्टिविटीज, दोनों तरह के एरिया को लेती है वो। सो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एरियाज ऑफ प्लानिंग, and education, health and housings are the principal examples of social areas of planning. Okay, and planning that covers both the social and economic areas of growth. ठीक है, जहां पर दोनों को कवर किया जाता है, सोशल और इकोनॉमिक एरियाज को ग्रोथ के, वो क्या होती है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव। ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में प्लानिंग करने की क्यों जरूरत पड़ी, अब आपको पता है क्यों जरूरत पड़ी है। अभी मैंने आपको बताया सारा का सारा जो स्टार्टिंग में हमने शुरू किया वो इसीलिए तो किया, वो यही चीजें तो थी कि प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए उस टाइम पर हमें कैसी इकोनॉमी मिली थी, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो है वो हमें मिली थी। ओके। तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, ऐसी इकोनॉमी को क्या करना था, इसको एक बहुत बड़े पुश की जरूरत थी, और वो पुश कैसे होता, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट होनी थी इकोनॉमी में, तो जाके वो इकोनॉमी को हम कुछ आगे चला सकते थे। तो अब यहाँ पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर तो कभी भी क्या करेगा, वो हमेशा जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए ही इन्वेस्टमेंट करता है, काम करता है, वो कभी वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगा कि दूसरों का मतलब वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर करे। तो वो इन्वेस्टमेंट उतनी करेगा जहां उसको फायदा हो। लेकिन हमें अपनी इकोनॉमी, जिस तरह की हमें इकोनॉमी इंडिपेंडेंट टाइम पर मिली, उस टाइम पर हमारे पास फाइनेंस तो था नहीं कि भाई वहां पर सिर्फ प्रॉफिट ही हो सके, तो ऐसी इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए थी, तो ये इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता था, गवर्नमेंट कर सकती थी। ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए जो प्लानिंग जो है इंडिया में उसकी जरूरत पड़ी। सो इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश a backward economy, backward and
stagnant economy and it was backward as the level of output and productivity were low. ठीक है, आपको पता है कि दोनों चीजें ही, जब हमें इकोनॉमी जो मिली वो बैकवर्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, साथ ही साथ अपने पीछे पड़ा भी था कि हमारा यहाँ पर आउटपुट का लेवल, प्रोडक्टिविटी का लेवल दोनों ही बहुत ज्यादा लो थे एंड इट वाज स्टैग्नेंट एज द जीडीपी ग्रोथ वाज एक्सट्रीमली लो, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा लो थी. So such an economy could not be left to the market forces of supply and demand to trace its path of growth and development. अब हम ये सोचे कि उस अपनी इकोनॉमी को फ्री छोड़ दें, मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई की जो फ्री फोर्स चलेगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप जो है इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो वे है वो उनको मिल जाएगा. नो, हम उसको फ्री नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सो सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. तो इसीलिए जो है यहाँ पर प्लानिंग जो है उसकी जरूरत पड़ी करने की. नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्लानिंग. तो प्लानिंग जो बच्चे यहाँ पर दो तरह की प्लानिंग है, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. So directive planning means refers to a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand so that the system doesn't go wayward from the स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो आपको वैसे तो इस पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि एक तरीके से ये कौन सी इकोनॉमी है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, प्राइवेट, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, जहां पर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, फ्री फोर्स होती है डिमांड एंड सप्लाई की. ठीक है, डायरेक्टली मतलब सब अपने सिस्टम से यहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स के जरिए जो है इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम रहता है. और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो ये इक्विलिब्रियम है इससे दूर ना जा सके. हेलो.